हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर कृषि, जिसका नेक्स्ट वीडियो है। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 3 तरह की जो फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। इन तीनों के बारे में हम लोग जाने थे। अब हम लोग देखेंगे कि भारत की मुख्य फसलें जो हैं और इन फसलों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जैसे भारत में कृषि की विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य होते हैं, तो इन्हें प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। जैसे वर्षा की मात्रा, वर्षा कितनी मात्रा में हो रही है, किस क्षेत्र में। दूसरा, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी किस प्रकार का है, यह जो है कृषि कार्य को प्रभावित करती है। कृषि पद्धति, ये सभी कृषि की विविधता के कारण हैं। इसके फलस्वरूप भारत में विविध फसलें उपजाई जाती हैं, जिसमें धान, गेहूँ, मकई, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, पेय फसल, रेशे की फसल इत्यादि। अब हम लोग इन फसलों के बारे में बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि प्रमुख फसल जैसे चावल है। हमारे यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, जिस पर हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। और यह जो है विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है तथा यह कुल कृषि भूमि का 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं या भौगोलिक परिस्थितियां क्या क्या हैं, इन्हें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे तापमान, धान की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो हम जानते हैं कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। बोते समय कुछ कम तापमान जैसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। अब है वर्षा। इसकी यह जो फसल है, इसके लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है। अब है मिट्टी। इस धान की खेती हेतु किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता है, तो इसके लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसकी मिट्टी चीका युक्त दोमट होनी चाहिए
ताकि पौधे की जड़ अच्छी तरह से विकसित हो सके। अब इसके बाद श्रम जो है धान की खेती में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से लेकर रोपनी कटनी तक का कार्य मानव के द्वारा ही संपादित किया जाता है। भारत के सस्ते श्रमिक जो हैं इस कृषि के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। यह जो है श्रमिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके बाद यह धान का उत्पादन, चावल का उत्पादन तथा वितरण इसका किस प्रकार है, तो हम जानते हैं कि भारत का अधिकांश चावल जो है जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। तो यह जो है डेल्टाई तथा तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है। यह जो चावल जो है ज़्यादातर डेल्टाई और तटीय भागों में होता है। इसके अतिरिक्त यह हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीढ़ीनुमा खेतों में तथा दक्षिण पठार के कुछ घाटी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह जो है सतलज और गंगा के मैदान में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु आदि हैं। पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों किस्में उपजाई जाती हैं। तो चावल हम लोग इस मानचित्र में देख सकते हैं कि चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन राज्यों में चावल का उत्पादन प्रमुखता से होती है। अब है प्रमुख उत्पादक फसलों में गेहूं। चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश विश्व का दूसरा बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है, जो विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाई जाती है। पकते समय इसे धूप की आवश्यकता होती है तथा उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जाती है। गेहूं एवं चावल प्रधान क्षेत्रों को जो है यह समरेखा जो है समरेखा जो अलग करती है। यह समरेखा क्या है, तो 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की समरेखा जो 100 सेंटीमीटर वर्षा जो होती है उससे यह एक समरेखा का काम करती है, दोनों क्षेत्रों को अलग करने का काम करती है। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। यह गेहूं जो है जब हमारे देश में हरित क्रांति हुई, यानी 1967 ईस्वी में देश में हरित क्रांति आई और इससे सबसे अधिक प्रभावित गेहूं की फसल हुई। यानी हमारे देश में गेहूं की खेती पर इसका असर सबसे अधिक पड़ा और 1970-71 की
गेहूं की उपज 1960-61 की तुलना में दुगुनी हो गई। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उपज 1.5 गुने की वृद्धि हो गई। गेहूं के क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्टेयर उपज में भी 1.5 गुने की वृद्धि हो गई। यह कारण था हरित क्रांति का। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अभी भी उन्नत देशों की तुलना में काफ़ी कम है। हमारे देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में देश के कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जहां भारत का लगभग 1/3 हिस्सा गेहूं पैदा किया जाता है। अब बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में इसकी खेती जो है अब बढ़ी हुई है। दोनों राज्य मिलकर देश का 8% गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब है मोटे अनाज। मोटे अनाज जो हैं इन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। मोटे अनाज मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी को कहा जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी हमारे देश के प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। अब ज्वार के बारे में हम लोग, ज्वार जो है भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां चावल और गेहूं की खेती नहीं की जा सकती। यहाँ वर्षा पर निर्भर कृषि कार्य जो है केवल वर्षा पर ही निर्भर है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर यह ज्वार की खेती की जाती है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो 51% ज्वार पैदा करता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। मोटे तौर पर ज्वार के उत्पादन के अंतर्गत 16.5% कृषिगत भूमि लगी है। इससे भारत का 10% खाद्यान्न उत्पन्न होता है और भारत का 75% ज्वार पठारी भागों में पैदा किया जाता है। पठारी भागों में ज्वार जो है सबसे अधिक, यानी 75% ज्वार जो है इन पठारी भागों में पैदा किया जाता है। अब है बाजरा। भारत की कुल कृषिगत भूमि के 7% भूमि पर यह बाजरा उगाया जाता है। निर्धन लोगों के लिए तथा पशुओं के प्रमुख आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह बलुआ तथा उथली काली मिट्टी पर अधिकांशतः उगाया जाता है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात 24%, राजस्थान 20%, उत्तर प्रदेश 13%, महाराष्ट्र 10% बाजरा का उत्पादन करता है। अब है रागी। रागी जो है यह शुष्क प्रदेश की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है।
रागी के बाद आता है मोटा अनाज एवं मकई। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण मोटा अनाज है जो मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मकई में ग्लूकोज तथा मंड पाया जाता है। इस कारण इसे पशुओं को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पाद के कारण निर्धन लोगों का प्रमुख भोजन भी है। यह एक खरीफ फसल है तथा इसे 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह फसल नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बहुत अच्छी तरह उगती है। जलोढ़ मिट्टी में यह बहुत ही अच्छी तरह से उगती है। यह मुख्यतः मैदानी भागों की फसल है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश जैसे उच्च पैदावार होने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। यह भारत के 3.6% कृषिगत भूमि पर उपजाया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद हम लोग दाल जो है, भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और वह भोजन में दाल का सेवन करती है। हमारे भोजन में दाल जो है वह प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। तूर यानी जिसको अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों के उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जिस अनुपात में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कुल फसल क्षेत्र में दालों की खेती का प्रतिशत घट गया है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। 90% तक इसकी खेती मुख्यतः शुष्क कृषि तकनीक के अंतर्गत की जाती है। अरहर को छोड़कर बाकी अन्य दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, अतः इनको आमतौर पर अन्य फसलों के साथ फसल आवर्तन में रोपा जाता है। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती हैं। अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ की फसलें हैं, जबकि चना, मटर, मसूर आदि रबी की फसलें हैं। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम भी 1986-87 में शुरू किया गया, पर इसका परिणाम संतोषजनक नहीं आया। इसके बाद हम लोग गन्ना जो है यह बांस की एक प्रजाति का एक पौधा है। बांस की प्रजाति का एक पौधा है जिससे मीठा रस निकलता है और इसमें गुड़ और चीनी इससे तैयार की जाती है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल का प्रवाह अच्छा रहता है, इसकी कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है।
इसकी फसल मिट्टी की उर्वरता को जल्दी ही समाप्त कर देता है, इसलिए इसकी खेती में काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। भारत में यह फसल दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक उगाया जाता है, किंतु इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में ही पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। अब है गन्ना के बाद तिलहन। तिलहन जो फसल है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश के कुल कृषिगत भूमि के 12% क्षेत्र पर तिलहन फसलें उपजाई जाती हैं। इसमें तेल हमारे भोजन का मुख्य अंग है और कुछ औद्योगिक रूप से कच्चे माल के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी इत्यादि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उपटन आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है मूंगफली। मूंगफली एक खरीफ फसल है। भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यह देश के कुल कृषिगत भूमि के 3.6% भाग पर उगाया जाता है। भारत में कुल तिलहनों का आधा उत्पादन मूंगफली से ही प्राप्त होता है। गुजरात इसके उत्पादन में भारत में सर्वप्रथम है एवं अन्य उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। इसके बाद सरसों। सरसों जो है, इसके अंतर्गत राई, सरसों, तुरिया, तारामीरा आदि कई तिलहन शामिल हैं। यह रबी फसल है और इसकी कृषि भारत के मध्य और उत्तर पश्चिम भाग में रबी के मौसम में की जाती है। पाला इसके कृषि के लिए हानिकारक होता है, इस कारण इसका उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए नए प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, जिसमें उन्नत बीजों का प्रयोग एवं सिंचाई शामिल हैं। इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान द्वारा प्राप्त होता है। अन्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि हैं। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक है। इसके बाद अलसी। अलसी को हम लोग तीसी कहते हैं। यह अन्य रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। इसका कई औद्योगिक उपयोग हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल के रूप में उगाई जाती है। सोयाबीन और सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन फसल हैं। सोयाबीन मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। ये दोनों राज्य मिलकर भारत का 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी का फसल मुख्यतः दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में होता है। उत्तरी भारत में यह उतनी महत्वपूर्ण फसल नहीं है, किंतु सिंचित क्षेत्रों में इसकी उपज अधिक होती है। अब इसके बाद
हम लोग चाय कॉफ़ी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में आप लोग इन फसल के बारे में अच्छी तरह से जानें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।